फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कुंभ मेला जैसा पावन पर्व हमारी कंट्री में इस टाइम पे चल रहा है। 144 साल बाद पहली ऐसा हुआ है कि महाकुंभ आया है और प्रयागराज में उसको होस्ट कर रहा है हमारा कंट्री। आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग होती है ये। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो विश्व हिंदू परिषद है वो इसका पूरा लाभ उठाना चाहता है और उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है फ्रॉम 24 जनवरी टू 27 जनवरी। पर्पज़ है मीटिंग का कि किस तरह से ना एक हिंदू कम्युनिटी है उसको यूनाइट किया जाए, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सामने रखा जाए, गवर्नमेंट के सामने रखा जाए। जो संत महात्मा लोग हैं वो कौन कौन से समस्याओं से जूझ रहे हैं वो सब समस्याओं को सामने रखा जाए, इसलिए वो मीटिंग बुला रहे हैं। तो उसके लिए वो मार्गदर्शक मंडल मतलब जो मेंटर्स हैं उनकी मीटिंग पहले की जाएगी और उसके बाद प्रयास मंडल की एक मीटिंग की जाएगी। प्रयास मंडल होता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो जो मार्गदर्शक मंडल की जो मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उसी के ऊपर एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और बाद में गवर्नमेंट को या फिर जो भी हायर अथॉरिटी है जिसको कांटेक्ट करना चाहें उसको वो चीज़ देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। लेकिन उस सब में सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, वो है फ्री टेम्पल फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा। और इसकी डिमांड आज से नहीं है, इसकी डिमांड जब से हम आज़ाद हुए हैं 70 सालों से डिमांड चली आ रही है। ऐसा होता है कि आज से 5-6 साल पहले डिमांड रखी गई तो बाद में मान भी लो। ये 70 साल से डिमांड चली आ रही है, जब से हम आज़ाद हुए तब से ये डिमांड रखी जा रही है कि भाई आप मंदिरों को फ्री करिए। वो भी डिस्कस करूँगा क्यों। इनकी पहले और डिमांड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इनकी अगली डिमांड ये है कि जो संभल मॉस्क, आपने न्यूज़ काफ़ी सुना होगा कि यूपी में संभल में जो एक मॉस्क बनी है, ऐसा लग रहा है कि मॉस्क नहीं, पहले वहाँ पे मंदिर था और साथ ही साथ वहाँ पे शिवलिंग भी मिला है। अजमेर दरगाह जहाँ पे पहले ये क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पे भी शिवलिंग था, तो उस टॉपिक को भी उठाया जाए। यहाँ तक कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पिटीशन भी लेने से मना कर दिया है क्योंकि संभल मॉस्क के वहाँ पे कोई झड़प हो गई थी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, तो उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये इनके इश्यूज़ हैं इस टाइम पे। साथ ही साथ लव जिहाद जैसा इशू जो हमारी कंट्री में काफ़ी प्रेवलेंट है। घर वापसी मतलब ये होता है कि जो लोग को फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया था दूसरे रिलीजन में, तो वो चाहते हैं कि वापस से दे कैन कम बैक टू द हिंदुज़म। तो इस इशू को भी वो रखना चाहते हैं बिकॉज ये भी एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न है। उनका ऐसा मानना है कि वो तो फोर्सफुली उस टाइम हो गया। आई थिंक आपने न्यूज़ काफ़ी सुनी कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन उनके जो पुराने जो ना एंसेस्टर्स थे वो कभी हिंदू हुआ करते थे, तो उनके नाम कुछ और है लेकिन उन्होंने अपना सरनेम हिंदू वाला लगा रखा है। ये न्यूज़ काफ़ी हमें देखने को मिली थी, यूट्यूब के वीडियोज़ है काफ़ी इसके ऊपर, आप भी देखना है इसको। साथ ही साथ अभी जो बांग्लादेश की सिचुएशन है जिसके अंदर जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, आपने देखा कि जो इस्कॉन के जो हेड थे उनको जेल भेजा गया। तो ये जो इश्यूज़ हैं इसको ये सामने रखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या बोलना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इसके ऊपर अपना राय देना चाहती है। तो इनके सबसे बड़े इशू है, लेकिन इनमें सबसे जो मेजर इशू है वो है टेम्पल को फ्री करने का। ये सबसे बड़ा इनका मुद्दा होने वाला है इस बार के लिए। तो इसीलिए इसका क्योंकि इतना बड़ा जो संगम लगा है, इतना बड़ा जो ये 144 साल बाद महाकुंभ है, तो डेफिनेटली इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हो और इसलिए उन्होंने 4 दिनों की मीटिंग रखी है। अब देखते हैं, चलिए हमारा ये तो मुद्दा हो गया, लेकिन हम समझते हैं कि टेम्पल वाला क्या इशू है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो टेम्पल वाला इशू है ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है और कहीं ना कहीं इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ब्रिटिश टाइम से है। तो चलिए वो समझते हैं पहले। अब यहाँ पे और बाकी जो चीज़ें हैं, वैसे देखिए कि राम टेम्पल जो अयोध्या में बन चुका है, अब वो चाहते हैं कि हर घर में राम हो। डेफिनेटली ये तो एक हिंदू कम्युनिटी का हमेशा से रहा है, आप अगर देखेंगे तो। साथ ही साथ हमेशा से पीस एंड हार्मनी की बात करना विश्व हिंदू परिषद का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहा है। उनका ऐसा मानना है कि हिंदुओं के बीच में एकता होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक जनरलाइज पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है टेम्पल को फ्री करने का। उसके ऊपर चला हम आते हैं अभी। चलिए अब ब्रिटिश एरा से पहले की बात करते हैं। देखिए ब्रिटिश एरा से पहले जो टेम्पल होते थे उसको मैनेज किया जाता था लोकल कम्युनिटी द्वारा। उस एरिया में जो कम्युनिटी रह रही है, जो प्रिस्टली क्लास उस एरिया में होती थी, उसको मैनेज किया करती थी। आप अगर देखेंगे, आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी समझी है, तो जो टेम्पल होते थे ना, वहाँ पे आपको ट्रेड भी फ्लरिश करता था, आर्ट एंड कल्चर भी फ्लरिश करता था, वहाँ पे मार्केट भी फ्लरिश करता था, वहाँ पे मेले लगा करते थे गाँव के। एक तरह से वो कल्चरल हब होता था, इकोनॉमिक हब होता था वहाँ पे।
तो इसीलिए जब एक किंग दूसरे किंग पे अटैक करते थे ना, तो उनका फोकस क्या रहता था कि मैं इस एरिया का, इस इनकी टेरिटरी का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा, उसको डिस्ट्रॉय करूँगा मैं, क्योंकि टेम्पल्स वर द काइंड ऑफ प्रेस्टीज का सोर्स होते थे वो एक किंग के लिए। इसलिए आप साउथ इंडिया में देखेंगे बड़े से बड़े मंदिर बनाए गए हैं राजाओं द्वारा, क्योंकि एक सोर्स ऑफ, एक ना सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ प्रेस्टीज, जिस राजा का जितना बड़ा मंदिर, इसका मतलब अपने यहाँ पे काफ़ी ना वो प्रॉस्परस किंग है, एक ऐसा सोर्स माना जाता था। और उस वहाँ पे जो डोनेशन दिए जाते थे, जो टेम्पल्स में राजा डोनेट कर रहा है, नोबल्स डोनेट कर रहे हैं, या उस एरिया के क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, जो श्रीनीज होती थी, वो डोनेट जो करते थे ना, उस पूरे एरिया की इकोनॉमी के लिए यूज़ किया जाता था, उस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता था, ना कि सिर्फ वो प्रिस्टली क्लास के लिए दिया जाता था। तो इसलिए अपने आप में टेम्पल्स एक इकोनॉमी को ना चलाने के लिए यूज़ किए जाते थे। और टेम्पल्स का इंपॉर्टेंस बहुत रहा है हमारे कंट्री में, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, आज भी है वैसे, इस बात को आप ध्यान में रखिए, आज भी है। लेकिन वही आपको पब्लिक वेलफेयर में काम आता है, स्कूल्स को रन करने में, पुअर्स को हेल्प करने में, जो डोनेशंस और एंडोनमेंट्स जो आते थे उसको उसको ऐसे यूज़ किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये क्या सिस्टम है यार, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे देखा नहीं है ना ऐसा कोई सिस्टम, उनके यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। उनके यहाँ पे तो प्रॉपर चर्च का कंट्रोल होता था राजा के ऊपर एक तरह से, तो चर्च वहाँ पे खुद टैक्स लगा रहा है, चर्च अपना फ़ायदा देख रहा है। यहाँ पे आए क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो हमने देखा है, फ्रेंच अगर रिवॉल्यूशन पड़ेगी तो चर्च अपना अलग टैक्स लगाता था। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है, यहाँ तो आप जितना डोनेट कर सकते हो दो। तो इसीलिए ये देखने को मिलता है कि उनको ये चीज़ों के बारे में नहीं आइडिया है। वो आ रहे हैं यहाँ पे, दे केम हियर फॉर मेकिंग मनी, उनका मनी वॉज द बेसिक कंसेप्ट। उनको दिख रहा है यार यहाँ पे तो मंदिरों में बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मनी क्या, सॉरी, जो मंदिर हैं कैसे एक एरिया को वो कर रहे हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मद्रास रेगुलेशन एक्ट पास किया 1817 में। अब ये मद्रास रेगुलेशन एक्ट क्यों, क्योंकि अगर आपको बताना चाहूँ मैं, ज़्यादा करके जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स थे वो ज़्यादा रिच थे एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, और इसीलिए उन्होंने पहले शुरुआत की वहाँ से। पूरी तरह से टेम्पल्स के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल आया, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका कंट्रोल आया। अब इससे क्या हो गया, इससे ही हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर ब्रिटिश का अपना पूरा हाथ आ गया। उन्होंने जो पूरा इकोसिस्टम था टेम्पल्स का उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें अपना हिस्सा लेने लग गया, वहाँ पे जो डोनेशंस आ रहे हैं। तो एक तरह से अब, और साथ में जो प्रिस्ट वहाँ पे है अब उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया, अपने हिसाब से चेंज करना चालू कर दिया। तो वहाँ पे पूरी तरह से करप्शन वाला सिस्टम आ गया और ब्रिटिश कंट्रोल आ गया पूरी तरह से टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन में। बाद में लेकिन ऐसा हुआ कि तब तक क्रिश्चियन मिशनरी आ चुके थे हमारे इंडिया में, तो उनको ऐसा लगा कि बिकॉज वो थोड़े से ना ऑर्थोडॉक्सी टाइप थे वो, तो उनका ऐसा मानना था कि मंदिरों को एक क्रिश्चियन ना गवर्न करे, क्रिश्चियन ना हैंडल करे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप इससे बाहर आ जाइए और जो टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी जो लोकल बॉडी है उनको ही करने दीजिए। तो फाइनली बाई 1840 1840 के दौरान में ये रिक्वेस्ट की गई, और 1845 तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे या जो भी गवर्निंग बॉडी थी उन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया वापस से टू द लोकल बॉडीज़ को, या ट्रस्टीज बोल दिए, महंत बोल दीजिए, जो मठ होते थे, आपने सुना होगा मठ, तो उनको हैंड ओवर कर दिया कि आप इसको संभालिए। लेकिन अगेन मोह माया तो है भाई, पैसा तो चाहिए उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्ट लाया मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट। अब इस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट बन चुकी थी, वो ये वाला एक्ट लाया है यहाँ पे। लेकिन ये देखिए, मद्रास रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट, इसका मतलब है कि जितनी भी रिलीजियस बॉडीज़ होंगी, नॉट ओनली हिंदूज, जितनी भी रिलीजियस बॉडी होगी उन सब पे स्टेट अपनी अथॉरिटी जमाएगा, करेक्ट, अपनी अथॉरिटी को असर्ट करेगा। लेकिन क्रिश्चियंस और मुस्लिम ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। तो बाद में इसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, बाद में इसका नाम चेंज किया उन्होंने कर दिया मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोनमेंट एक्ट कर दिया उन्होंने 1927। मद्रास हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट
तो बेसिकली उन्होंने हिंदू वर्ड ऐड कर दिया, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम अपने तौर तरीके से जैसे वो गवर्न कर रहे हैं अपने टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को, वैसे वो गवर्न करेंगे। और सिख के लिए उन्होंने अलग से ला दिया 1925 में, उन्होंने सिख के लिए भी सेपरेट कर दिया कि सिख अपने हिसाब से करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो एक्ट पास हुआ वो सिर्फ हिंदुओं पे लागू हुआ कि हिंदू के जो जितने भी रिलीजियस बॉडीज़ हैं उसके ऊपर स्टेट अपनी अथॉरिटी क्लेम करेगा और स्टेट वहाँ पे पैसे ले सकता है, जो भी है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंटरफेयर कर सकता है। तो ये तो उन्होंने कंटिन्यू किया, ऑल्दो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन देन टू ब्रिटिशर्स ने इसको कंटिन्यू किया। अब वो तो चले गए 1947 में। अगेन उसके बाद भी ये पूरी तरह से तौर तरीका चलता ही रहा। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इसके जो रेगुलेशंस थे उसको वो भी किए, साइड बोला कि नहीं ये इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन देन टू जो मेजर बोलते ना कि एक चीज़ थी वो रही गई, वो था स्टेट का इंटरफेरेंस, वो नहीं हटा पाए वो। तो जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट 1951 है वो आज भी है, और इसके थ्रू स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो आज भी टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्लेम करता है वो। अब इसका क्या लॉस है, अब इसका लॉस समझते हैं पहले। इसका पर्पस तो ये था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया, पर्पस ये है इसका कि कहीं टेम्पल में जो पैसा आ रहा है, जो डोनेशन आ रहा है, वो प्रॉपरली यूज़ होंगे कि नहीं होंगे, उसको देखने के लिए स्टेट अपनी रेगुलेटिंग बॉडी वहाँ पे रखेगी, स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर करती रहेगी टाइम टू टाइम पे, ये पर्पस था। लेकिन पर्पस दिखाया कुछ और गया और हुआ कुछ और। जो टेम्पल में पैसा आ रहा है, जो डोनेशंस आ रहे हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज़ कर रही है, अपने जो स्कीम्स है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर रही है, उसके लिए पैसा लगा रही है, अपनी सब्सिडी देने के लिए पैसा लगा रही है वहाँ से, क्योंकि फ्री का पैसा आ रहा है ना एक तरह से। तो अपने जो डेफिसिट्स पूरा करने हैं उसके लिए इस पैसे को यूज़ कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि टेम्पल के ग्रोथ में ना यूज़ करके गवर्नमेंट अपने लिए यूज़ करना चालू कर रही है उस पैसे का। ये यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे जो सनातन धर्म में क्या होता था, सनातन धर्म में होता था कि वेद पाठशालाएं चलती थी, सनातन धर्म में गौशालाएं रखी जाती थी। तो वेद पाठशाला, गौशाले, या फिर एक तरह से टेम्पल अपनी पूरी इकोनॉमी खुद रन कर रहा है, वो सिस्टम तो पूरा गवर्नमेंट ने ख़त्म ही कर दिया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रिस्ट को ऑफकोर्स उसमें से ही पैसे दिए जाते थे, वो इसलिए कुछ फैमिलीज़ होती थी, आज भी हैं, जो पूरी की पूरी फैमिली ना प्रिस्टली क्लास, मतलब वो टेम्पल का ही पूरा हैंड ओवर, मतलब टेम्पल का मैनेजमेंट देखती थी, वो टेम्पल उनके अंडर आता था एक तरह से, वो सिस्टम हुआ करता था। उन फैमिली ने भी दूर अपने आप को कुछ और कामकाज में यूज़ करना चालू कर दिया, अपने आप को लगाना चालू कर दिया, कि उन्हें पता था कि यहाँ पे तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो हम रह के खाना भी नहीं मिल पाएगा हमें। तो ये हालत यहाँ पे कर दी। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, सनातन धर्म को लॉस ये हुआ कि आखिरकार एक तरह से पूरा सिस्टम ही आपने ख़राब कर दिया। जो सेल्फ डिपेंडेंसी का सिस्टम था ना एक टेम्पल की वजह से, उस एरिया के लोगों का, उस एरिया की इकोनॉमी आपने ख़राब कर दी पूरा का पूरा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ वही नेग्लिजिबल एलोकेशन फॉर द वैदिक एजुकेशन और टेम्पल रीस्टोरेशन, कुछ भी पैसा आप नहीं दे रहे हो। साथ में टेम्पल की प्रॉपर्टीज़ जब गायब हो जा रही हैं, मंदिर के जो पुर्जे पुर्जे अलग हो जा रहे हैं, आपको कुछ उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मूर्ति गायब हो जा रही है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके पास, लेकिन आपको उसका पैसा चाहिए। लेकिन आप मॉस्क और जब चर्च की बात करते हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल आपका मुंह बंद है, वहाँ पे आप बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। जबकि आर्टिकल 26 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। पूरी तरह से फ्रीडम देता है एक सिटीजन को कि अपना रिलीजियस जो अफेयर है उसको खुद ब खुद मैनेज कर पाए, और विच इज सब्जेक्ट टू, वो सिर्फ सब्जेक्ट किस पे, मतलब कंसर्न किस पे होगा, जब वहाँ पे कुछ मॉरल चीज़ें खराब होती हैं, मॉरली कुछ खराब होता है वहाँ पे, तब जाके इंटरफेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट। कभी हेल्थ की कोई इशू अगर आती है वहाँ पे, मतलब मंदिर में ऐसा कुछ हो गया जिससे ना लोग बीमार पड़ रहे हैं, या कुछ ऐसा नशा पदार्थ यूज़ किया जा रहा है, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करेगी। या फिर मंदिर की वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, तब जाके वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। तो आर्टिकल 26 खुद डायरेक्टली ये बोलता है कि एक सिटीजन को अपने रिलीजियस मैटर को गवर्न करने के लिए वो खुद से कर सकता है, वो फ्रीडम है।
लेकिन यहाँ पे फिर जो ये आ चुका है, जो ब्रिटिशर्स ने लाया था, हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट, ये क्यों फंसा हुआ है? यही तो बोलना है उनका। यही तो हमारी जो अभी विश्व हिंदू परिषद और इससे पहले भी बहुत टाइम पे इसको जो हिंदू कम्युनिटी के जो गुरु और संतों ने या बहुत टाइम पे इस बात को उठाया गया है, लेकिन बार बार इसका कोई गवर्नमेंट इसका कोई सॉल्यूशन देने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे अटकी हुई है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने खुद लिखा है, आर्टिकल 26। आप पढ़ लीजिए जाके आर्टिकल 26 क्या बोलता है। और आर्टिकल 26 मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबको है। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि नहीं भाई ये तो मेजॉरिटी को नहीं है, इसी माइनॉरिटी को। नो नो नो, आर्टिकल 26 फॉर बोथ मेजॉरिटी एंड एज वेल एज माइनॉरिटी। तो इसलिए यहाँ पे ये अटका हुआ है, इसका इस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको इस लेवल पे पॉलिटिसाइज किया गया है कि केरला में जो बॉडीज़ हैं, जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठते हैं। वहाँ से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे अपना क्लेम करने के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे देवासम बोर्ड है केरला में जो टेम्पल मैनेजमेंट को देखता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पावर में होगी, वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव रखती है एज ए ना चेक करने के लिए, क्योंकि अब तो स्टेट का कंट्रोल है ही उसके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है बिकॉज स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है अपने फ़ायदे के लिए। इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है, ना कि इसको टेम्पल के या फिर सनातन धर्म के बेटरमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे कंसर्न है कि पैसा जो आ रहा है ट्रस्ट में या जो बोर्ड में जो पैसा आ रहा है, उसको सनातन धर्म के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि उसको स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए। ये यहाँ पे इनकी मांग है, और अपने आप में आर्टिकल 26 उनको सप्लीमेंट भी करता है कि यस उनकी मांग करेक्ट है, क्योंकि हम संविधान से चलते हैं। तो ये जो पुरानी अंग्रेजी का जो ये अंग्रेजों ने जो ला रखा है उसको यहाँ पे हटाना चाहिए, ये उनकी सीधी सीधी मांग है। तो अब यही चीज़ है यहाँ पे, वही बताइए कि इसका डिस्ट्रप्शन ऑफ द प्रिस्टलीहुड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ चुका है, ऑटोनॉमी जा चुकी है, यही बात है आपको जो मैंने बताई, यही सब चीज़ें हैं। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हो चुका है, रेवेन्यू का मिस एलोकेशन हो रहा है। एक एग्जांपल है यहाँ पे तमिलनाडु में, लेस देन 2% ऑफ द टेम्पल इनकम इज स्पेंट ऑन रिचुअल एंड फेस्टिवल। 60% किस लिए हो रहा है, नॉन टेम्पल एक्टिविटीज़, इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। अगेन टेम्पल वेद पाठशाला तो एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। वेद पाठशाला का मतलब आप कहीं सुनते नहीं होगे, बहुत कम है वेद पाठशाला है हमारे यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट मतलब इसकी वजह से आ रही हैं हिंदू धर्म में। तो उनका यही मानना है कि जो इस चीज़ को पहले हटा दीजिए आप, ये सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। तो होप सो इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा पाया हूँ क्या है। और बाकी अगर आपको पूरा रीड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अब मैं PDF शेयर कर दूँगा, वहाँ पे पूरा रीड कर सकते हैं आप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।